बुद्धियाम क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सोशल स्टडीज टीचर विकल्प त्रिवेदी और आज का हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म। ये आपका सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी पावर जो है कैसे दूसरे स्टेट जो सबऑर्डिनेट स्टेट्स जो होती है उसमें अपनी पावर डिवाइड करती है, कैसे कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट होते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती है और वो कैसे काम करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? देखो, सबसे पहला सवाल तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए और आया है तो बहुत अच्छी बात है कि सर फेडरलिज्म फेडरलिज्म आप बोल रहे हो, इस फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले हमको ये तो बताओ। तो ठीक है, हम चीज ही शुरू करते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो शुरू ही हम किससे करते हैं? फेडरलिज्म से करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है पहली, व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? ओके, सो व्हाट्स द डेफिनेशन? Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units. क्या होता है फेडरलिज्म? एक ऐसा गवर्नेंस का फॉर्म, गवर्नेंस का एक ऐसा फॉर्म जिसमें पावर जो है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। सर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की स्पेलिंग बड़ी डिफिकल्ट हो रही है, ये हमको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट? सिंपल सी बात, स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स? स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के स्टेट्स जो होते हैं वो उस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है। क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया? इंडिया की सेंट्रल अथॉरिटी क्या होगी? इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सिट्स इन दिल्ली। दैट सिट्स इन दिल्ली। कहां पर है वो? दिल्ली में है, दिल्ली में है। ठीक है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होगी वो होंगे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स। क्या होंगे वो? इंडिया के अलग अलग स्टेट्स, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, साउथ में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स नहीं लिखना है सर, हम तो सिंपल लैंग्वेजेस में क्या हम स्टेट्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है जिसमें पावर डिवाइडेड होती है एक सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म जहां पर प्रैक्टिस किया जाता है उस जगह को बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? फेडरेशन। तो फेडरेशन में दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, दो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के क्या होते हैं? दो लेवल्स होते हैं। पहली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, है ना, उसका एम क्या होता है? कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। पहली क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, अरे भाई मोदी जी है, तो मोदी जी क्या किसको हेड करते हैं? मोदी जी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हेड। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसके लिए होती है? पूरे कंट्री के लिए होती है, पूरे कंट्री के लिए होती है। और इसका गोल क्या होता है? इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। इसका एम क्या होता है? कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब जो कंट्री है उस कंट्री का पूरा एक साथ भला हो, उस कंट्री का पूरा एक साथ क्या हो? अच्छा हो। दैट इज कॉल्ड एज कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो फॉर प्रोविंसेस होती है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है। स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मध्य प्रदेश में करंटली किसकी गवर्नमेंट है? भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है? मोहन यादव है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ऐसे ही हर स्टेट की अपनी एक अलग अलग क्या होती है? सरकार होती है, उसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ये किसके लिए होती है? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना वो किसके लिए होता है? स्टेट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, स्टेट्स की लिमिट्स के लिए होता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट यूनिटरी सिस्टम कॉन्सेंट्रेट्स ऑल पावर इन वन सेंट्रल हैंड। ये हम पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? फेडरलिज्म। हमने जो भी ये स्ट्रक्चर पढ़ा ना, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा स्ट्रक्चर जो था ना, ये किस में आ रहा था? फेडरलिज्म में, है ना। यहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी है, यहां पर क्या है? एक सेंट्रल अथॉरिटी। ध्यान से सुनना, आगे काम आएगा। यहां पर क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है। उस सेंट्रल अथॉरिटी की पावर जो है स्टेट्स में डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल अथॉरिटी की पावर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में क्या है? डिवाइडेड है। इसको बोलते हैं सेंट्रल सिस्टम, सॉरी इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम कॉन्सेंट्रेट्स ऑल द पावर इन सेंट्रल हैंड। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स के पास, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास कोई पावर नहीं होती, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है।
फेडरेशन में पावर डिवाइड होती है, सेंट्रल यूनिट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में। यूनिटरी में सारी पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है। अब सवाल उठता है इंडिया में कौन सा सिस्टम होता है? सर क्लियर सी बात है बेटा, इंडिया में होता है फेडरल सिस्टम। हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स है। ठीक है, तो इंडिया में प्रैक्टिस होता है फेडरल सिस्टम। उम्मीद करता हूं फेडरलिज्म की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। लेट्स मूव ऑन। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म या की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो ये जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं यही लिख के आना, ठीक है। टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट। अच्छा, पावर शेयरिंग में हमने समझा था एक जो सिस्टम होता है पावर शेयरिंग का, उसमें तीन टाइप में गवर्नमेंट शेयर पावर शेयर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। लोकल में भी कौन कौन सी? दो, रूरल और अर्बन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है फेडरलिज्म में, या तो दो लेवल होंगे, कौन कौन से? सेंट्रल एंड स्टेट, या तो तीन लेवल होंगे, सेंट्रल, स्टेट और तीसरा हो जाएगा लोकल। तीसरा क्या हो जाएगा? लोकल, ठीक है। तो ये मिनिमम दो लेवल होना जरूरी है फेडरल स्टेट के लिए। दो लेवल, मिनिमम दो लेवल के गवर्नमेंट होना क्या है? जरूरी है। आई बात समझ आपको, आप लोगों को? अगला पॉइंट देखते हैं। ईच टियर गवर्न्स द सेम सिटीजन बट हैज इन इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एक्सेट्रा। अब देखो बात ये होती है कि सर ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स में जो सिटीजन रह रहे हैं क्या इंडियन सिटीजन नहीं है? है, बिल्कुल है। क्या आप और मैं, हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या आप कहीं और से देख रहे हैं, मान लीजिए आप राजस्थान से देख रहे हैं या कहीं और से देख रहे हैं, तो क्या आप इंडियन सिटीजन नहीं हुए? क्या आप सिर्फ एक राजस्थान के सिटीजन हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप एक इंडियन सिटीजन हो। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है अलग अलग स्टेट को गवर्न करना, अलग अलग स्टेट को क्या करना? गवर्न करना। और काफी हद तक सेंट्रल अथॉरिटी से इनको इंडिपेंडेंस भी होती है अपने मैटर के डिसीजन खुद लेने के लिए। अनटिल एंड अनलेस कोई नेशनल इंटरेस्ट का मैटर नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं होती, तब तक स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू गवर्न एज दे लाइक, एज दे फील राइट फॉर देयर स्टेट। जैसा उनको अपने स्टेट के लिए सही लगता है वैसा वो गवर्न करने के लिए फ्री है, जब तक कोई नेशनल इमरजेंसी वाला केस नहीं हो जाता है या फिर ऐसा कोई केस नहीं हो जाता जिसमें नेशनल इंटरेस्ट आ रहा हो, तब तक स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू गवर्न देमसेल्व्स। ओके, the existence and authority of each tier is constitutionally guaranteed। देखो हर स्टेट गवर्नमेंट का जो टीयर होता है या स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनकी जो अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड और क्या चीज होती है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, याद आया? फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो सेम वे में इनकी अथॉरिटी और इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है ये क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी देता है कि आपका जो ज्यूरिडिक्शन होता है उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका जो एरिया जो आप गवर्न करोगे, जो स्टेट आप गवर्न करोगे, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। और कोई छीनेगा, कोई करेगा तो फिर हम बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बैठा है, जुडिशरी बैठी है। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज, रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। ठीक है, अगर फंडामेंटल प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज लाना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज लाने में, देखो अब हमारा फेडरल सिस्टम है तो फेडरल सिस्टम में क्या सबकी बात सुनी जाती है, तो इसलिए अगर कोई चेंज लाना है तो सबसे बात होगी और सबकी बात सुनी जाएगी। लेकिन यूनिटरी लेवल में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल ने बोला कि चेंज होगा मतलब होगा, ठीक है, लेकिन फेडरलिज्म में सबकी बात सुनी जाती है। ओके, तो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। अगला हमारा टॉपिक है, अच्छा अभी कंटिन्यू है। ओके, कोर्ट्स एज एम्पायर्स। कोर्ट्स एज एम्पायर्स, क्रिकेट देखते हो, अंपायर होता है आउट देने वाला, सिक्सर देने वाला, बाउंड्री देने वाला, वाइड देने वाला, वो अंपायर होता है ना, विकेट के पास खड़ा होता, नहीं पता हो तो पता होगा, ठीक है। अब मान लो कि दो स्टेट गवर्नमेंट्स है, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई केस चल रहा है, हाँ गवर्नमेंट्स के बीच में भी केस चलता है, ठीक है, दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी केस क्या है, चल सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो केस चल रहा है वो केस की हियरिंग कहाँ होगी? क्या वो केस की हियरिंग किसी हाई कोर्ट में हो सकती है क्या? नहीं, लोकल में तो हो ही नहीं सकती। देखो अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि लोकल कोर्ट भी तो होता है, तो उनमें क्यों नहीं हो रही, सेशन कोर्ट में क्यों नहीं हो रही, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, तो एटलीस्ट हमको हाई कोर्ट से तो शुरू करना पड़ेगा। अब मान लो दो स्टेट्स है, मान लो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई मैटर चल रहा है, तो कहां के हाई कोर्ट में ये केस जो है वो सुना जाएगा? प्रॉब्लम ये आ जाएगी ना, अगर राजस्थान के हाई कोर्ट में
राजस्थान के किसी हाई कोर्ट में केस सुना गया, तो राजस्थान के हाई कोर्ट में तो राजस्थान की तरफ बायस हो सकता है, मतलब जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो तो राजस्थान की तरफ बायस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश में हुआ तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ बायस हो सकता है, इसके चांसेस है। इसलिए द जुडिशरी इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स। अगर किसी डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट में या डिफरेंट गवर्नमेंट्स में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो जाता है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर जाता है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में। रेवेन्यू सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब हमने इंडिपेंडेंस तो दे दी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंस तो दे दी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, हाँ अपना संभाल लेगी खुद एक पॉइंट तक, मतलब ऑलमोस्ट वो क्या होती है इंडिपेंडेंट ही होती है, तो वो अपना खुद संभाल लेती है। उसके लिए उनको पैसा भी चाहिए, तो उनको टैक्सेशन जो है अपने स्टेट में लगाने का क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है, ताकि उनके पास क्या है रेवेन्यू है। लेकिन वो रेवेन्यू का जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। आई बात समझ? ओके। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ड्यूअल ऑब्जेक्टिव मतलब दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, तो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री की यूनिटी को क्या करना, बचाए रखना, कंट्री की यूनिटी को बचाए रखना, और कंट्री की यूनिटी को क्या करना, प्रमोट करना, बचाए रखना और प्रमोट करना। तो अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, है ना। अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, काफी चैप्टर्स में बोल चुका हूं, आगे भी बोलना पड़ेगा, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हर रीजन का अपना एक अलग कल्चर है, हर रीजन का अपना एक अलग लैंग्वेज है, हर रीजन का अपना एक अलग पूजा करने का तरीका है, और भी अलग अलग चीजें, कल्चरली एक दूसरे से हम क्या है, अलग अलग है। उन सारे रीजन्स की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको क्या करके रखना है, बचा के रखना। सबसे पहली बात होती है क्या, कि नेशन की यूनिटी को बनाए रखना। दूसरी चीज क्या, कि हर स्टेट की जो डाइवर्सिटी है, स्टेट छोड़ो, हर रीजन की जो डाइवर्सिटी है, उस रीजन की डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उस रीजन की डाइवर्सिटी को बनाए रखना। ये इनके क्या होते हैं, डुअल रोल्स होते हैं, ये डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हाँ, राउट्स टू फेडरेशन, फेडरेशन के क्या रास्ते होते हैं, मतलब सिंपल सी बात बोलूं, इसको हटाओ, लिख दो टाइप्स ऑफ फेडरेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फेडरेशन, ठीक। हाँ, तो पहला कौन सा होता है, कमिंग टुगेदर, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जॉइन वॉलंटरीली टू फॉर्म अ बिगर यूनिट टू इंक्रीज सिक्योरिटी। अब होता क्या है, ये वाला सिस्टम जो होता है ना कमिंग टुगेदर, इसमें क्या होता है कि अलग अलग स्टेट जो है ना वो क्या करते हैं, वॉलंटरीली एक साथ जुड़ जाते हैं। क्या करते हैं, वॉलंटरीली एक साथ जुड़ जाते हैं। वॉलंटरीली मतलब मर्जी से क्या करते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं, है ना। तो किस चीज के लिए, बेसिकली टू इंक्रीज सिक्योरिटी, टू इंक्रीज सिक्योरिटी, है ना। तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने प्रोविंस की सिक्योरिटी के, याद रखना, अपने स्टेट की सिक्योरिटी के लिए वो एक बड़े ग्रुप में जुड़ जाते हैं, है ना। एक स्टेट की सिक्योरिटी के लिए वो क्या करते हैं, बड़े ग्रुप में जुड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कमिंग टुगेदर स्टेट। ये कहां होता है पता है, ये यूएसए में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। ये कहां कहां होता है, यूएसए में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसमें एक चीज होती है, इसमें पावर जो होती है ना वो इक्वली डिवाइडेड होती है, मतलब जितनी पावर सेंट्रल को होती है उतनी पावर सबऑर्डिनेट्स को भी होती है, उतनी ही पावर जो है बाकी स्टेट्स को भी होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा स्टेट जो होता है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, बाकी सारे बड़े स्टेट के ग्रुप से मिक्स हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कमिंग टुगेदर स्टेट, ठीक है। और दूसरा होल्डिंग टुगेदर स्टेट, लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट। दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में ये होता है कि एक बड़ा कंट्री जो होता है, एक बड़ा कंट्री अपनी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। एक लिमिट तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन अगर नेशनल मैटर होता है तो फिर किसकी अथॉरिटी चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डिवाइड करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। अल्टीमेट अथॉरिटी जो रहेगी, अल्टीमेट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें कौन कौन आता है, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। ज्यादा एग्जांपल नहीं याद आ रहे तो ये याद रखो, होल्डिंग टुगेदर जो होगा उसमें इंडिया होगा, और कमिंग टुगेदर में क्या होगा, यूएसए होगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा दोनों टाइप्स। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। हाँ, अब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि सर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गवर्नमेंट्स में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गवर्नमेंट्स में। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो हम समझते हैं कैसे हो रहा है। तो देखो,
हमारे जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, लिस्ट बनाती है। क्या करती है, लिस्ट बनाती है। पहली होती है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तीन लिस्ट होती है, पहली यूनियन, दूसरी स्टेट और तीसरी क्या, कॉन्करेंट। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। अब यूनियन स्टेट जो है, सॉरी यूनियन लिस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन बनाती है, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट। इसमें सब्जेक्ट मतलब इसके जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, डिफेंस, डिफेंस पूरे नेशन का एक साथ होगा। डिफेंस क्या होगा, पूरे नेशन का एक साथ होगा। तो डिफेंस किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में। डिफेंस किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में। दूसरा फॉरेन अफेयर्स, हमारे देश के रिलेशंस दूसरे कंट्रीज से कैसे हैं, हमको किस कंट्री से रिलेशन बढ़ाना है, हमको किस कंट्री से रिलेशन अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो फॉरेन अफेयर्स जो होता है वो भी क्या होता है, इसमें आता है। इसके अलावा बैंकिंग, करेंसी, करेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे कंट्री में एक ही करेंसी चलती है, पूरे कंट्री में क्या होता है, एक ही करेंसी चलती है। तो इसलिए क्या होगा, करेंसी का मैटर भी किसमें आएगा, यूनियन लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट। हु प्रिपेयर्स इट, यूनियन गवर्नमेंट। कौन बनाता है इसको, यूनियन गवर्नमेंट। तीसरी बात इसमें क्या क्या आता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करेंसी। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, स्टेट लिस्ट। दूसरी चीज क्या होती है, स्टेट लिस्ट। ये कौन बनाता है, स्टेट लिस्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। यूनियन लिस्ट तो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है। स्टेट लिस्ट है तो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, पुलिस, हर राज्य को अपना पुलिस पर पूरा अधिकार होता है, तो इसलिए अपने स्टेट की पुलिस जो है वो हर स्टेट जो होता है वो अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। ट्रेड, किसके साथ कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, आपका स्टेट जो है वो किस ट्रेड में अच्छा है वो सब करना। हर स्टेट का अपना अपना एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, इरिगेशन चाहिए। तो ये सारी लिस्ट जो होती है, इन सब्जेक्ट की लिस्ट जो होती है वो कौन प्रिपेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। ठीक है। एंड थर्ड लिस्ट इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों आता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, अडॉप्शन, ये सारे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं ये स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके बनाते हैं। पहली लिस्ट है कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट। कौन बनाएगा, यूनियन या स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें क्या क्या आता है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, ये सारी चीजें। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। उसमें स्टेट पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारी चीजें। तीसरी चीज होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये दोनों मिलकर बनाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज और अडॉप्शन से रिलेटेड जो चीजें होती है वो किसमें आती है, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन लिस्ट के थ्रू, है ना। कौन सी लिस्ट, यूनियन, स्टेट और सेंटर। ओके, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो अब हम समझते हैं कि किस बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है, किस बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या लगता है किस बेसिस पे स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है। आप जो इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया के मैप में आज जो स्टेट्स फॉर्मेशन दिखते हैं आपको, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये किस बेसिस पे होंगे, इनका कुछ तो बेसिस रहा होगा। ब्रिटिशर्स इस फॉर्म में थोड़ी छोड़ के गए होंगे इन चीजों को। तो ये किस बेसिस पे जो होता है इन स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, हम समझते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ध्यान रखना आगे समझते हैं, was the first and major for democratic politics in India. Many old states vanished and new states were created to ensure people speaking the same language lived in same state. देखो, पावर शेयरिंग पढ़ा था, उससे थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। पावर शेयरिंग में क्या हो रहा था, अपन बेल्जियम का देखते तो बेल्जियम में क्या हुआ था कि एक एरिया था, पूरे उस एरिया में कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा थे, एक एरिया था उसमें कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जिस एरिया में जो बोलता था उसको उसमें क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, वहां पर उनकी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, बेल्जियम क्या है, बहुत छोटा कंट्री, और इंडिया जो है वो क्या है, बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। इंडिया में कई लैंग्वेजेस बोली जाती है, इंडिया में क्या होता है, कई लैंग्वेजेस बोली जाती है। वी नो दैट गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एक्सेट्रा, ठीक है। तो इंडिया ने बड़ा अच्छा सॉल्यूशन निकाला इसका, बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला। जहां जो लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा है, उस स्टेट को उस लैंग्वेज के हिसाब से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आज का जो मध्य प्रदेश है ना, उसमें पहले छत्तीसगढ़ भी आता था। छत्तीसगढ़ के पहले उसमें महाराष्ट्र का कुछ एरिया आता था जो मध्य प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ है। जैसे नागपुर जो था ना, वो ओरिजिनल मध्य प्रदेश में आता था। क्यों आता था,
क्योंकि वो जो डिवाइडेड था रीजन वो मध्य प्रदेश के हिसाब से डिवाइड किया था, लेकिन उसको अलग क्यों कर दिया गया? क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी जो स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी? मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, है ना। जो ज्यादातर लोग थे वहां पर वो क्या बोलते थे? वो मराठी बोलते थे। इसलिए इंडिया में क्या गया कि पुराने स्टेट जो थे उनको क्या कर दिया गया? डिसॉल्व। और नए जो स्टेट है उनको किस बेसिस पे बनाया गया? नए स्टेट्स को किस बेसिस पे बनाया गया? नए स्टेट्स को बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस पे। नए स्टेट्स को किस बेसिस पे बनाया गया? लैंग्वेज के बेसिस पे। सम स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। कुछ स्टेट्स जो है जैसे झारखंड, उत्तराखंड और नागालैंड, ये एथनिसिटी मतलब यहाँ पर एक एथनिसिटी के लोग, एक रेस के लोग, एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा रहते थे, तो वहां पर वो स्टेट को उस हिसाब से बांट दिया गया। ठीक है। दूसरा क्या? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि यहाँ पर ये वाली चीजें ज्यादा हो रही है, रिवर्स वगैरह ज्यादा है तो इसको उत्तराखंड बना दो। झारखंड में ये अपने मिनरल्स वगैरह ज्यादा मिलते हैं तो झारखंड को एक अलग स्टेट बना दिया। तो पहला सबसे पहला डिवीजन का जो बेसिस था वो क्या था? लैंग्वेज। और दूसरा था वो क्या था? दूसरा था कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। दिस हैज एक्चुअली मेड कंट्री मोर यूनाइटेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। कंट्री था, कंट्री स्टेट में डिवाइड हो गया तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? इजी हो गया। ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखना, एक बड़ा हम बोल सकते हैं कि मिसकंसेप्शन है जो हमको बचपन से पता नहीं कैसे फीड हो जाता है हमारे दिमाग में कि इंडिया की जो है नेशनल लैंग्वेज, माइंड माय वर्ड्स, नेशनल लैंग्वेज हिंदी। ऐसा नहीं है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। उसके पीछे कारण यह है कि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। ठीक है ना। आप कैसे बोल सकते हो कि पूरा इंडिया जो है सिर्फ हिंदी में बात करता है? ठीक है। तो इसके कारण हमने क्या किया? इसके कारण हमने कोई नेशनल लैंग्वेज ना बनाते हुए एक सॉल्यूशन निकाला उसका, जिसको बोला गया ऑफिशियल लैंग्वेज। हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हमने क्या कर दी? डिक्लेयर कर दी। और हमने बोला कि कोई सेंट्रल ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है। ये मिसकंसेप्शन है कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। इट इज नॉट। इंडियाज लैंग्वेज पॉलिसी, आ ही गए हैं हम उस टॉपिक पे। छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हो ही गया है। सी व्हाट इज दिस। Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं किया है? नेशनल लैंग्वेज। यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है did not give the status of national language to any one language. Hindi is the official language, not the national language. Hindi is the official language, but about 40% of Indians speak it. ठीक है। आउट ऑफ 60%, आउट ऑफ 100%, 40% ऑफ इंडियन स्पीक हिंदी। ठीक है। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, इट इज नॉट नेशनल लैंग्वेज। ओके। Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस की कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट है जिसको बोला जाता है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है? लैंग्वेज है। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो होती है वो कितनी है? 21 बिसाइड्स हिंदी। ठीक है। अगेन, हिंदी इज नॉट नेशनल लैंग्वेज, इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके। स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है। स्टेट्स जो है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग ऑफिशियल क्या होती है? लैंग्वेज होती है। किसी को जबरदस्ती हिंदी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। ठीक है। हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में एक्ट आया था। समझते हैं वो क्या? When power is taken from central and state governments and given to local government, it is called as decentralization. दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के बेसिक, सेंट्रल स्टेट। सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल को यूनियन भी बोलते हैं, स्टेट स्टेट। अब उनसे पावर लेकर एक तीसरे लेवल पे पावर दे देना लोकल लेवल पे। कौन से लेवल पे? सेंट्रल और स्टेट से लेकर किसको दे देना? लोकल लेवल पे पावर दे देना। उसको क्या बोला गया? डिसेंट्रलाइजेशन। उसको क्या बोला गया? डिसेंट्रलाइजेशन। कब हुआ था ये हुआ था ईयर 1992 में। कब हुआ था ये? ईयर 1992 में। क्या हुआ था इसमें हम देखते हैं। मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज। नगर निगम वाले इलेक्शन होते हैं, पार्षद वाले इलेक्शन होते हैं। पार्षद, तो वो जो इलेक्शन है लोकल बॉडीज के, लोकल अथॉरिटीज के इलेक्शन है, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जैसे
विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं और लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, वैसे ही जो लोकल इलेक्शन है वो भी टाइम पे कराए जाए, ठीक है। सीट्स रिजर्व फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, जो रिजर्व क्लासेस होती है लाइक एससी एसटी एंड ओबीसी, उनके लिए सीट्स क्या होगी, रिजर्व होगी। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन। मैं सीट नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर बात हो रही है पोजीशन की। 1/3 जो पोजीशन होगी वो किसके लिए रिजर्व होगी, विमेन के लिए। किसके लिए रिजर्व होगी, विमेन के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएटेड टू कंडक्ट इलेक्शंस। हाँ, इलेक्शन कमीशन होती है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमीशन, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई इन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। किस चीज के लिए, इन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल लेवल पर लेकर आना, ताकि क्या हो कि ग्राउंड रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है लोगों की, उसको सॉल्व करने के लिए भी वहां पर लोग प्रेजेंट हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर प्रेजेंट हो, इसलिए। ठीक है, ओके। कब हुआ था ये, 1992 में। कब हुआ था ये, 1992 में। okay. So that was the theory part of your chapter. So let's move on to multiple choice question part. Which of the following is an example of coming together state? कौन सा स्टेट कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर नहीं बोल रहा हूँ, कमिंग टुगेदर स्टेट। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज स्पेन एंड फोर्थ इज बेल्जियम। कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर में आएगा यहाँ पर यूएसए। क्या आएगा यहाँ पर, यूएसए। ठीक है। Which level of government in India can make laws in concurrent list? concurrent list में कौन बना, तीन लिस्ट, सेंट्रल स्टेट कॉन्करेंट, सेंट्रल स्टेट कॉन्करेंट। सेंट्रल में सेंट्रल बना सकती है, स्टेट में कौन बना सकता है, स्टेट, और कॉन्करेंट में कौन बनाएगा, बताओ बताओ। इट इज सी, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके। In which year was a major step towards decentralization taken in India? Decentralization हमने अभी पढ़ा वो टॉपिक, हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा है वो टॉपिक। Decentralization happened in 1992. Who acts as umpire in case of disputes between the different level of government in India? अलग अलग गवर्नमेंट के लेवल में डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन लड़ता है, कौन जो होता है वो अंपायर बनता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन बनता है, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी। Besides Hindi, how many other languages are recognized as scheduled languages? कितनी और लैंग्वेजेस जो है वो शेड्यूल लैंग्वेजेस में आती है, तो 21 लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेजेस, 21 लैंग्वेजेस। Okay, so important questions, important subjective question from this chapter. Explain key features of federalism. Federalism के हमको key features समझाने हैं, क्या क्या features होते हैं federalism के। Distinguish between important question holding together and coming together federation. Coming together federation और holding together में हमको क्या बताना है, difference बताना है। How has decentralization strengthened Indian economy? Decentralization के कारण इंडिया पर, इंडियन इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ा, क्या असर पड़ा। What makes India a federal country? इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, और थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट पढ़ी थी ना अपन ने। डिस्कस द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, हाउ इट हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है इंडिया की, और इसने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे अवॉइड किया, इस पे हमको क्या करना है, आंसर लिखना। सो दिस वाज योर चैप्टर फेडरलिज्म। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने की।